नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों एवं संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को गेहूं की कटाई एवं भंडारण तथा आने वाली फसलों के लिए ग्रीन मैन्योरिंग की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचें। किसान भाइयों, गेहूं हमारे देश की एक प्रमुख फसल है। इस समय गेहूं पककर लहलहा रहा है और खेत सुनहरे हो गए हैं। देश में हर जगह गेहूं की फसल की कटाई जोरों से चल रही है। गेहूं की कटाई में ध्यान रखने वाली बातों के साथ साथ भंडारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत। गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है जो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई एवं खाई जाती है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही हम बैगिंग बॉल से व्हीट एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसमें नवीन किस्मों का और उन्नत सस्य क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही सही समय पर सही विधि से की हुई कटाई, मढ़ाई और भंडारण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समय पर बोई गई गेहूं की फसल या तो कट चुकी है या खेतों में कटने के लिए तैयार है। पूसा समाचार के 190वें अंक में हमने गेहूं की कटाई में रखने वाली सावधानियों के बारे में आपको बताया था, लेकिन कुछ किसान मित्रों के आग्रह पर पुनः हम इस विषय पर जानकारी लेकर उपस्थित हैं। गेहूं की बाली भूरी होकर झुकने लगे और दानों में नमी की मात्रा 16 से 18% हो, वह कटाई की सबसे उत्तम अवस्था है। आप दांतों के बीच में भी गेहूं के दाने को दबाकर देख सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग कट साउंड आता है तो वो सबसे अच्छी अवस्था है। उससे पहले यदि हम कटाई करते हैं तो नमी की मात्रा दानों में ज़्यादा होती है, इसलिए फंगल या फफूंद के इन्फेक्शन का चांस रहता है। और अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग को डिले करते हैं तो शैटरिंग या बर्ड डैमेज या पक्षियों से बहुत नुकसान होता है। यदि बीज उत्पादन के लिए आपने गेहूं की फसल ली है तो इस समय भी एक रोगिंग कीजिए, और ताकि अनवांछित जो पौधे हैं, अवांछनीय जो खरपतवार हैं, उनके बीज जो हैं आपके गेहूं के बीज के साथ में मिक्स ना हो सके। अब कटाई के दो तरीके हो सकते हैं जिसमें हम मैनुअल हार्वेस्टिंग या मशीनों के द्वारा हार्वेस्टिंग करते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग में सुबह का समय सबसे सही रहता है, जब मौसम ठंडा हो। उस समय आपको दराती या हसिया से हम मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि शरीर से आप दराती को दूर रखिए और फसल को थोड़ा ऊपर से पकड़िए ताकि नुकसान ना हो। तापमान ज़्यादा होने के कारण आपको सर पे टोपी या गमछा लगा कर रखें और चेहरे पर भी मास्क या सूती कपड़े से ढककर रखें ताकि डस्ट ना हो। कटाई जहाँ पर हो रही होती है वहाँ पीने का पानी और फर्स्ट एड बॉक्स भी अवश्य रखें। कटाई के बाद आप खेत में ही बंडल बना के रख सकते हैं और 3 से 4 दिन आप इसको खेत में सुखा कर रखिए। बंडल को पलट भी सकते हैं एक बार, ताकि जो दानों में नमी है वो 18% से घट के करीब 14 से 15% हो जाए और वो मढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इसमें अगर आप कुछ आजकल छोटे रीपर्स भी हैं जो खेत में ही कटाई करते हैं और उसके साथ में बंडल भी बना के रख देते हैं। और कई बार देखा गया है यदि मौसम खराब होने का अंदेशा होता है तो उन बंडल्स को आप स्टैक करके सीधा रख दें और उसको तिरपाल से ढक दें। गेहूं की कटाई का दूसरा तरीका है जहां हम मशीनों का उपयोग करते हैं, जिसमें कंबाइन प्रमुख है। तो कंबाइन एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से कटाई, मढ़ाई, सफाई, यहाँ तक बोरों में गेहूं को भी सीधा भर दिया जाता है। उसके बाद जब आपने कटाई कर ली, चाहे आप कंबाइन के माध्यम से करें चाहे आप मैनुअल से, उसके बाद थ्रेशिंग के बाद जब आपके पास प्रोड्यूस आ जाता है तो फिर आप उसको 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं ताकि नमी की जो मात्रा है दानों में वो 10 से 12% तक हो जाए। स्टार्टअप के माध्यम से भी ग्रामीण युवा किसानों की मांग के आधार पर कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना सकते हैं जहां किसानों को इन मशीनों की उपलब्धता हो सकती है। लॉजिंग गेहूं में एक समस्या है। जब दाना भरने के बाद में गेहूं का जो बाली है वो भारी हो जाती है और कई बार मार्च के महीने में तेज आंधी तूफान आता है तो जो खेत में ही फसल गिर जाती है या लॉजिंग हो जाती है। तो पूसा संस्थान से कुछ ऐसी उन्नत किस्मों का विकास हुआ है जो अधिक उपज के साथ साथ में लॉजिंग रेजिस्टेंट भी है। तो लॉजिंग रेजिस्टेंट और हार्ड स्टेम का जो गेहूं है
कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिसमें जो उसका स्ट्रॉ का डायमीटर है, हॉलो डायमीटर, वो 4 से 5 मिलीमीटर है। उसको प्लास्टिक स्ट्रॉ का एक रिप्लेसमेंट माना जाता है। एक टिलर से करीब 3 से 4 स्ट्रॉ हमें मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक वाले जो स्ट्रॉ जिसका यूज़ है उसको हम लिमिट करके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कटाई के उपरांत किसानों का उद्देश्य होता है कि एक तो उन्हें उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल जाए, और दूसरा वो इस प्रकार का सुरक्षित भंडारण कर सके जहां साल भर वो अपने इस्तेमाल के लायक गेहूं को रख सके। तो जो गेहूं का भंडारण है वो भी 2 उद्देश्यों से किया जाता है, जहां एक तो किसान अपने घरेलू उपयोग के लिए भंडारण करते हैं, या बल्क जो स्टोरेज होता है जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलने तक किसान रुक सके। तो जहां किसान अपने उपयोग के लिए गेहूं का भंडारण करता है वहां कुछ देसी चीज़ें हैं, जैसे नीम की पत्तियां हैं, नीम के डंठल है, उसके अलावा चूना, कुछ लोग माचिस की डिब्बी, इस तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन भंडारण का जो स्थान है वो आप भंडारण से पहले एकदम साफ कर लें। उसमें अगर कोई दरारें हैं या कहीं कुछ टूट फूट है तो आप देख लें। आसपास सीलन नहीं होना चाहिए और डैम्प कंडीशंस नहीं होने चाहिए, वरना फफूंद की जो समस्या है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्टॉक करने के लिए हम जिन बोरियों का इस्तेमाल करते हैं, श्रेष्ठ यही है कि किसान मित्र हर बार नई बोरियों का उपयोग करें। लेकिन अगर पुरानी बोरियां भी हैं तो आप उनको अच्छी तरह से पलट कर धूप में सुखा दें। उसके अलावा आप जैसे मान लीजिए 5% नीम के घोल में भी आप उनको ड्रेंचिंग करके सुखा सकते हैं। भंडारण का आपका जो भी स्थान है उसमें आप रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं, जिसमें आप डेल्टामेथ्रिन है जिसकी आपको 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के दर से, या फिर आप पायरेथ्रिन है जिसकी करीब 0.2% का घोल बनाकर आप अपने भंडारण गृह में स्प्रे कर सकते हैं। तो भंडारण गृह में आपका वातन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा लाइट या सनलाइट का जो सोर्स है या उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका साल भर आप अपने गेहूं को रख सकते हैं। भंडारण के लिए हम जो जगह का चुनाव करते हैं वो करीब जो फर्श जमीन से 2 से 2.5 फुट ऊपर होना चाहिए, और ताकि पानी का भराव उसके अंदर ना हो। आप बोरियों को जहां स्टैक करके रखते हैं वहां एकदम सीधा जमीन पे ना रखें। एक छोटे से आप उसमें छोटा रैक या ईंटें आप लगा सकते हैं, या और कुछ नहीं तो आप बालू रेत भी बिछाकर आप उसके अंदर स्टैक कर सकते हैं। दीवार से उसको सटाकर ना रखें, और ऊपर भी वेंटिलेशन होना चाहिए। भंडारण के लिए रखे गए गेहूं में 4 प्रकार के पेस्ट से नुकसान होता है। सबसे पहले तो बर्ड डैमेज है, उसके लिए आप एक क्लोज स्ट्रक्चर या उसका आप चुनाव करें। और दूसरा, उसके अंदर चूहों या रोडेंट से बहुत नुकसान होता है, उसके लिए आप जिंक फॉस्फाइड की गोली रख सकते हैं, तो उससे चूहों का प्रकोप नहीं होगा। तीसरी जो है फफूंद जनित कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जैसे हमने शुरू से ही बताया कि वातन अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन और सनलाइट होनी चाहिए, और उसके अलावा आसपास उसमें नमी नहीं होना चाहिए, और आपको जो रासायनिक उपचार बताया है उससे आपका जो भंडारण गृह है वो भंडारित होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो स्टोरेज इंसेक्ट से होता है, जिसके अंदर आपने सुना होगा वीविल है, बीटल है, खापरा बीटल है, उसके अलावा घुंड लग जाता है। हमारे परंपरागत भंडारण के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कोठला है, जिसमें कोठी है, बुखारी भी कई जगह बोलते हैं, उसके अलावा अगर वैज्ञानिक भंडारण करना हो तो पूसा बिन है, पंतनगर बिन है, लुधियाना बिन है, आप उनका भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू उपयोग के लिए अगर भंडारण करना हो तो नीम की पत्तियां बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है, और आधा टन या 500 किलोग्राम गेहूं के लिए करीब 25 किलोग्राम आपको नीम की जो फ्रेश पत्तियां हैं वो चाहिए। उनको आप धोकर और एक छायादार जगह पे सुखाकर रखें, और सुखाने के बाद भी उनका वजन करीब 5 किलोग्राम हो जाता है। तो उसको 5 हिस्सों में बांट लें। पहली परत आप नीम की पत्तियों से बिछाएं, और उसके बाद परत दर परत गेहूं और नीम की पत्तियों का आप लेयरिंग करते रहें, और सबसे ऊपर भी आप नीम की पत्तियां बिछाएं, तो साल भर के लिए आपके गेहूं को जो है वो खराब नहीं होगा। उसके अलावा जैसे चूने की हमने बात की, तो उसको मसलिन क्लॉथ या मलमल के कपड़े में आप पुड़िया बनाकर जगह जगह पर रख सकते हैं। तो अगर कहीं मॉइस्चर भी आपके अनाज में है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपका जो गेहूं है वो लंबे समय तक चलता है। तो ये तो घरेलू उपयोग के लिए भंडारण हुआ। बल्क स्टोरेज या बड़े भंडारण के लिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होता है, और तहसील लेवल पर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होता है। उसमें बड़े भंडारण स्ट्रक्चर्स होते हैं, और किसान भाई अपना उत्पाद उसके अंदर भी रख सकते हैं। इसके लिए किसान मित्रों को सप्ताह या वीकली बेसिस पे कुछ बहुत ही मामूली शुल्क देकर वो अपना सुरक्षित भंडारण इसमें कर सकते हैं। हमारे देश में 420 से भी ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं, और उसमें करीब 130 लाख मेट्रिक टन तक खाद्यान्न जो है वो उसका सुरक्षित भंडारण हो सकता है। और उनमें से 340 से भी ज़्यादा हैं जो पंजीकृत या रजिस्टर्ड हैं, यानी उसमें रखे हुए उत्पाद पर किसान मित्र किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक पे आसान शर्तों पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए प्राइवेट
प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास में जाने की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाई यदि अपने स्तर पर भी बल्क स्टोरेज कर रहे हैं तो भंडारण गृह की फ्यूमिगेशन बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो गोली या टिकिया आती है उसका प्रयोग करते हैं। एक गोली का वजन करीब 3 ग्राम होता है, तो 1 टन के हिसाब से 3 गोलियां या 9 ग्राम करीब आपको एल्यूमिनियम फॉस्फाइड चाहिए। लेकिन ये बहुत ही, इससे एक फॉस्फीन गैस निकलती है जो बहुत ही जहरीली होती है, तो किसान भाई इसका बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें। आपने बोरियों में जहां अनाज को स्टैक किया है उसको ऊपर फ्यूमिगेशन कवर रखने के बाद में हम उन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियों को उसके ऊपर रखते हैं। और फॉस्फीन गैस क्योंकि हवा से भारी होती है तो वो धीरे धीरे ज़मीन तक नीचे आती है और वो सारे ही पूरे एरिया को फ्यूमिगेट कर देती है। तो ये निर्भर करता है, आपको 3 से 4 महीने में एक बार आपको फ्यूमिगेशन करना होता है। बारिश के समय या जब नमी ज़्यादा हो उस समय आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी करना पड़ सकता है। और सभी किसान भाई ध्यान रखें कि 6 से 7 दिन के बाद आपको भंडार गृह का डी गैसिफिकेशन भी करना होता है। इसमें आपको जैसे हमने बताया कि वातन होना चाहिए, तो आप सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल के एक बार आप उसको डी गैस भी जरूर कर दें। कोई भी किसान सीधे ही या कोऑपरेटिव सोसाइटी अथवा क्रय विक्रय समिति के माध्यम से इस प्रकार के एक स्कीम के साथ में जुड़ सकते हैं। किसानों की मांग एवं मार्केट डिमांड के आधार पर ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत एग्री स्टार्टअप के माध्यम से भी भंडारण गृह बनाए जा सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज के अप्रूवल के बाद एज पर नॉर्म्स वैज्ञानिक भंडारण गृह बनाए जा सकते हैं, जहां अलग अलग श्रेणियों में 25 से 40% तक अनुदान भी मिलता है। सही भंडारण के अभाव में और गैर वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने के कारण प्रतिवर्ष भारत में हम 17 मिलियन टन खाद्यान्न व्यर्थ कर देते हैं, जो कि कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग 6% है और 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। तो इस प्रकार किसान भाई सही समय पर हार्वेस्टिंग करके, मढ़ाई करके और उचित भंडारण करके अपने नुकसान को कम करके राष्ट्र निर्माण में भी सहायक हो सकते हैं। किसी भी फसल में अच्छी उपज लेने हेतु स्वस्थ मृदा का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए किसान भाई प्रायः विभिन्न खादों का उपयोग करते हैं। मृदा में खाद देने की एक ऐसी ही खास विधि ग्रीन मैन्योरिंग है, जिससे मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व फसल के उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय। हरी खाद से तात्पर्य यह है कि जो हमारी दलहनी और गैर दलहनी फसलें होती हैं, उनके वानस्पतिक जीवन काल में, वृद्धि काल में एक उपयुक्त समय पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको या तो कल्टीवेटर द्वारा या डिस्क द्वारा खेतों में पलटाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का जो नत्रजन है उसका दोहन करके मृदा में स्थिर करता है। आपकी जो हरी खाद हो वो अधिक वृद्धि वाली हो, तीव्र वृद्धि वाली हो, वो कोमल, जो उसकी जो टहनी हो, जो उसके पत्ते हो, जो उसके शाखाएं हो, वो कोमल होने चाहिए और अधिक उत्पादन वाले होने चाहिए। वैसे पौधों का चयन करें जिनकी मुसला जड़ें हों, ताकि वो मिट्टी में गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करें। और उसमें वैसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कि रोग लगने की संभावना कम हो। पहली फसल है सनई। सनई को आप वैसे मृदा में लगा सकते हैं जहां पर कि जल भराव की समस्या ना हो, या हम कह सकते हैं कि बलुई या दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी खेती मई से जुलाई के बीच में भी कर सकते हैं, और जो बीज दर लगता है इसमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। लेकिन यदि आप मिश्रित फसल ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। और यदि आप 50 दिन के बाद इसकी पलटाई कर देते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश की प्राप्ति होती है, जिससे कि लगभग आपको 80 से 120 किलोग्राम नत्रजन की उपलब्धता खेतों में होती है। दूसरी जो फसल है वो ढैंचा है। ढैंचा को हम किसी भी प्रकार की जलवायु और किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे यदि जल भराव की स्थिति है वहां पर भी यदि आप इसको लगाएं तो जल्द ही आपको 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यदि ऊसर भूमि है, उस कंडीशन में भी यदि 45 दिन बाद आप इसकी पलटाई करते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश मिलता है और 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन की उपलब्धता खेतों में हो जाती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है वो ग्वार है, और इसकी खेती आप वहां करें जहां सूखा वाला क्षेत्र हो या बलुई मिट्टी हो। तो इसमें जो बीज दर लगता है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज दर लगता है, और यदि आप इसकी समय से पलटाई कर दें तो आपको 20 से 25 टन तक जीवांश मिल जाता है।
उर्द है, मूंग है, इन दोनों की भी खेती आप हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसमें आपकी एक और खूबी है कि आप एक बार फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। फली की तुड़ाई करने के बाद आप उसका जो जीवांश होगा उसको आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। यदि फली की तुड़ाई करके करते हैं तो 10 से 12 टन हरी खाद मिल जाती है। लोबिया को भी आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। वहां पे इसकी खेती करें जहां पर जल भराव की समस्या ना हो। इसमें भी आपको जो बीज दर लगता है 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है, लगभग 20 टन तक जीवांश मिल जाता है। हरी खाद लेने के किसान भाई दो तरीके हैं। एक तो होता है स्थानिक विधि। स्थानिक विधि का मतलब यह हुआ कि आप जिस खेत में हरी खाद ले रहे हैं उसी में इसकी पलटाई कर दें। दूसरी जो विधि है वो है हरी पत्ती से हरी खाद देना। इसका मतलब यह हुआ कि आप आसपास में आपका यदि वैसी कोई पत्ती हो उसको आप बाहर से ले आके और अपने खेतों में फैला के और उस पर जुताई करते हैं। वह जब पलटाई करते हैं उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समय से उसकी पलटाई नहीं किए तो जो हरी खाद होती है उसमें रेशा पड़ जाती है। तो रेशा पड़ने से क्या होगा कि उसका जो अपघटन होगा वो बहुत देर बाद होगा, जिससे कि उसको जो आगामी जो फसल है उसमें लाभ बहुत देर बाद मिलेगा। इसमें उर्वरक प्रबंधन भी करना होता है। शुरू में आपको लगभग 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा। साथ ही साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस भी देना होता है। समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी प्रश्नों का समाधान बताएंगे। पटियाला पंजाब से हरविंदर जी ने खीरे के पत्तों के किनारे मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स या एफिड का प्रकोप प्रतीत हो रहा है। रासायनिक नियंत्रण हेतु ओबेरॉन की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा इसके बाद डाइफेंथ्यूरियम की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अमजद अली जी ने आम के अपरिपक्व फलों के गिरने की समस्या बताई है। यह पोषक तत्वों की कमी के कारण हुआ है। इसके समाधान के लिए 600 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आम के बाग में हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखें। जयपुर राजस्थान से डाइना दयाल जी ने मिर्च में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चिली लीफ वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरॉन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उज्जैन मध्य प्रदेश से कमाल यादव जी ने करेले में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 21 अप्रैल को हरियाणा चंडीगढ़ में, 22 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में, 20 से 22 अप्रैल के दौरान पंजाब में, 20 से 25 अप्रैल के दौरान उत्तराखंड में, 21 से 25 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश में, 20 से 24 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में, 20 और 21 अप्रैल को केरल माहे में, 20 से 23 अप्रैल के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश यनम रायलसीमा कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु पौंडीचेरी कराईकल में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 20 और 21 अप्रैल को कोंकण गोवा में, 20 से 22 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का आप लाभ उठा पाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे
अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।